प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान का जो आपका 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछे जाने वाले आपके महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं पूरे किताब से, उसके बारे में आज हम देखेंगे। आपको जो भी टॉपिक बताया जाएगा इसे सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि बस इसे ही तैयार कीजिएगा, मैं बल्कि आपसे ये कहूँगा कि इन्हें सबसे पहले आप तैयार कर लें। जब ये आपको तैयार हो जाए तो उसके बाद बचे हुए टॉपिक को भी छोड़ना नहीं है, उसे एक बार एग्ज़ाम देने से पहले उसे एक बार पढ़ के ही जाना है, यानी कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन इन्हें तो एकदम महत्वपूर्ण तरीके से, एकदम जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसे बहुत गौर से और एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लाएं। इसमें इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो या कोई कमी न हो। इसमें देखिए, पहला प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, कारण और निवारण भी लिखिए। दूसरा प्रश्न आपको कह रहा है कि वाट की परिभाषा दीजिए। तो वाट की परिभाषा तो आपको पूछे या किलोवाट घंटा भी आपको पूछ देता है, तो इन दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा कि वाट की परिभाषा या किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आपको जो है वो कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध क्या है, धातु का तार जो होता है वह प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी धातु के तार में जो प्रतिरोध आपको उत्पन्न होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। चौथा प्रश्न जो कह रहा है वह कह रहा है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है और सूत्र सहित स्थापित कीजिए। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों आप देखेंगे, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका श्रेणी क्रम है, क्योंकि श्रेणी क्रम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। समांतर क्रम कभी कभी पूछता है या बाई चांस कभी पूछ दे तो पूछ दे। इसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं या चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है और इनके गुणों के बारे में आपको लिखना है। अगला जो प्रश्न आपका पूछता है वह ये पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इसके बारे में आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो न्यूमेरिकल मैंने इसमें रखा हुआ है वो न्यूमेरिकल आपका ये है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकलों में से एक है, केवल अंकों को बदल देता है और इसके बाद फिर आपका अंकों को बदल देगा और प्रश्न का पूछने का तरीका वगैरह सेम टू सेम वही होता है। 20 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी प्रतिबिंब जो है वह 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और साइज इसका बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब के बनने की प्रकृति क्या होगी और इसका आकार कैसा होगा या कितना बड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको पूछता है। और इसके बाद फिर अगला प्रश्न आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि कभी आपको वक्रता त्रिज्या दे देगा तो फोकस दूरी पूछेगा, कभी फोकस दूरी दे देगा तो वक्रता त्रिज्या पूछेगा। यानी 75 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या का फार्मूला आपको पता होगा कि ये अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण दोनों में वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी एक कोई आपको दे देगा और इसके बाद फिर आपको अगला कोई पूछ देगा। तो इसमें आप अंकों को केवल बदल के आपको प्रश्न नया कर सकता है, इससे भी सावधान रहना है। अगला प्रश्न जो है न्यूमेरिकल में से जो कि आपको पूछता है बार बार वह है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 60 डिग्री है। यानी कुल मिला के ये सी का मान जो होता है आपका वो दिया हुआ है, क्रांतिक कोण को सी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल सी से आप जानते हैं। और उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो उस जिस यानी वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण दिया है, तो द्रव का क्रांतिक कोण वायु के सापेक्ष आपको पता है, तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा ये प्रश्न आपका बनता है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह उत्तल लेंस से ये बनता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए कि उसका 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने, यानी कि जितना उसकी लंबाई है उससे ज़्यादा बने, यानी दोगुना बने। अगर 10 है तो 20 बने। इसी प्रकार आप प्रश्न उत्तल लेंस से जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। एक आपका सिद्ध करने के लिए भी उत्तल लेंस पे आता है, डेरिवेशन करने के लिए, तो उसे भी आप तैयार कर लीजिए। उत्तल लेंस वाला टॉपिक आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत परिपथ में अगला प्रश्न पूछा है, विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये ए और बी के बीच में कितने प्रतिरोध आपका बनेगा, यानी कितना ओम प्रतिरोध होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। तो इस तरीके से ए और बी के बीच जो होगा परिणामी प्रतिरोध का मान कितना होगा। 12वां जो प्रश्न है आपका ये पूछ रहा है आपसे कि 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2.0 या 2 एम्पीयर की धारा बह रही है
तो चालक में 4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तो चुंबकीय बल की गणना कीजिए कि चुंबकीय बल कितना होगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका जो है, तो ये चुंबकीय जो बल वाला है, इसमें आपका वो जो था चुंबकीय बल जो निकालना था आपका, ये आपके सिलेबस से बाहर है, वो प्रश्न आप मत कीजिएगा। तो 12वां प्रश्न आपका ये होगा कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए कि ए और बी के बीच प्रतिरोध यानी परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी बह रही है, ए तथा बी के मध्य विभवांतर कितने का होगा, 4 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा। तो इस तरीके से आप ये जो फिगर है, इसी फिगर के अकॉर्डिंग आप ये समझ लीजिएगा कि इसका यानी कि इन सभी प्रश्नों का आपका उत्तर देना है। इसके बाद ये है कि 13वें प्रश्न में ये पूछेगा आपको से कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। टिप्पणी 2 पर पूछ देगा आपको कि संक्षारण और विकृत गंधिता किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखने के लिए पूछ देगा। अगला कि अम्ल, क्षार और लवण क्या है और इसे उदाहरण सहित इसे परिभाषित करना है, इसकी परिभाषा बतानी है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग आपसे पूछेगा। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि और गुण, गुण में आपका सबसे ज़्यादा आपको पूछता है इसमें भौतिक गुण, तो या रासायनिक गुण पूछ देगा, और इसके बाद फिर आपको उपयोग पूछेगा। धातु तथा अधातु की परिभाषा तथा इसका गुण लिखिए कि धातु धातु किसे कहते हैं, और इसके बाद फिर इसका गुण क्या होता है। भर्जन तथा निष्पादन में क्या अंतर होता है। अगला है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या सजातीय श्रेणी जो कहा जाता है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अनुप्रयोग भी लिखिए, और इसके बाद आपको पूछेगा कि अयस्क और खनिज की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पर परिभाषा आपको लिखने के लिए दे देगा और उदाहरण देने के लिए कहेगा। साबुनीकरण पर जो होता है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए दे देगा, या साबुन बनाने की विधि जो होती है उस पर टिप्पणी। एसटीकरण पर टिप्पणी लिखने के लिए दे देता है, और फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको दे देगा। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कीजिएगा। और इसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका जो पूछेगा महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। रुधिर तथा लसिका में अंतर बताइए। पोषण क्या है और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण भी आप तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर प्रकाश संश्लेषण में एक चीज़ आपको सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, इसे सिद्ध करने के लिए कहता है। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण वाले 2 टॉपिक भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फिर जब ये सारे टॉपिक आपके तैयार हो जाएं, तब इसके बाद फिर बाहर से जितना भी टॉपिक आपका बचा हुआ है, एक राउंड उसको पढ़ के चले जाइएगा। हमें आशा है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा।